405 साल पहले गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी और उस समय विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी थी। अब हम पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं रहे। यूरोपा के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। यूरोपा इस परिवार में से एक है। गैलीलियन चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यूरोपा का पता लगाना एक चुनौती है क्योंकि यह बृहस्पति के विशाल विकिरण बेल्ट में डूबा हुआ है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। बृहस्पति प्रणाली में कणों को गति देने का काम करता है और इसीलिए यूरोपा का पता लगाना एक चुनौती है। जब आप यूरोपा को देखते हैं तो यह हमारे चंद्रमा जैसा नहीं दिखता है। अधिकांश अन्य प्राकृतिक उपग्रहों की तरह यह क्रेटरों से ढका नहीं है। क्रेटरों की विरलता से हम कह सकते हैं कि यूरोपा की सतह की आयु लगभग 60 मिलियन वर्ष है। इसीलिए डायनासोर के पृथ्वी पर घूमने के समय से यूरोपा की सतह को फिर से पक्का किया गया है। हमें लगता है कि यूरोपा का अंदरूनी भाग एक पतली त्वचा की तरह है जो H2O से लगभग 100 किलोमीटर या उससे अधिक मोटी है। यह एक मैग्नेटोमीटर था जिसने हमें बताया कि यूरोपा में एक प्रेरित, संभवतः एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है और उस प्रेरित क्षेत्र का कारण क्या हो सकता है, लेकिन इसकी सतह के अपेक्षाकृत करीब एक नमकीन तरल पानी का महासागर है। जैसे ही यूरोपा आयो और एनसेलाडस अपने मूल ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, यह एक विलक्षण कक्षा में होता है। इसलिए जैसे जैसे वे मूल ग्रह के करीब आते हैं वे फैलते जाते हैं और दूर जाने पर वे थोड़ा सिकुड़ते हैं। और यूरोपा 3.5 पृथ्वी दिनों में परिक्रमा कर रहा है। हर 85 घंटे में इसकी सतह लगभग 30 मीटर ऊपर और नीचे जा रही है। तो यह लचीलापन चंद्रमा के अंदर गर्मी, घर्षण गर्मी पैदा कर रहा है जो एक महासागर को बनाए रख सकता है। यह सतह पर दरार भी पैदा कर सकता है। यह लकीरें, पट्टियां और दरारों की एक विचित्र सरणी है जो हमें लगता है कि यूरोपा की सतह के इस लचीलेपन और गूंथने से संबंधित है। हमारा मानना है कि महासागर नीचे की चट्टानी परत के सीधे संपर्क में है जो इसे बर्फीले उपग्रहों के बीच काफी अनोखा बनाता है। एक चीज जो हम वास्तव में इस संभावित महासागर की संभावित रहने की क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम महासागर की पुष्टि करना चाहते हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि सतह और आंतरिक भाग के बीच कोई संचार है या नहीं, क्योंकि सतह पर हम जानते हैं कि विकिरण द्वारा बहुत सारे ऑक्सीडेंट बनते हैं यूरोपा की सतह के, और अगर वे ऑक्सीडेंट महासागर में जा सकते हैं तो यह जीवन के लिए एक शानदार ईंधन होगा। यूरोपा में ये काले गड्ढे और धब्बे भी दिखाई देते हैं जो हमें लगता है कि इसके बर्फ के खोल के संवहन से संबंधित हैं। यूरोपा कुछ ऐसे क्षेत्रों को दिखाता है जहां ऐसा लगता है कि सतह बाधित हो गई है। ये आर्कटिक बर्फ के प्रवाह जैसा दिखता है। सतह टूट गई है और बाधित हो गई है और बड़े ब्लॉक झुक गए हैं और इस तरह के हम मॉकी मैट्रिक्स में घूम गए हैं और हमें लगता है कि इन ब्लॉकों को घूमने की अनुमति देने के लिए लगभग निश्चित रूप से तरल पानी का कोई घटक था। यूरोपा की सतह के नीचे बर्फ के खोल में, आज उथले बर्फ के खोल में झीलें हो सकती हैं। इसलिए नासा ने पिछली गर्मियों में यूरोपा मिशन को हरी झंडी दे दी और हम यूरोपा क्लिपर अवधारणा को देख रहे हैं। नासा आने वाले वर्षों में वास्तविक नाम का वर्णन करेगा, एक सौर ऊर्जा चालित मिशन जो यूरोपा की संभावित रहने योग्यता को चिह्नित करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजर इत्यादि से लैस होकर यूरोपा के कई फ्लाई बाय करेगा।